हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू साइको। उत्तराखंड बंदरों की फ्री चैप्टर वाइज सीरीज़ में आपका स्वागत है। ये इस सीरीज़ की 8th वीडियो है। इससे पहले की वीडियो में हमने 9th की जो केमिस्ट्री है उसे कंप्लीट कर दिया है और जो फिजिक्स के 3 चैप्टर है उसको ख़त्म कर दिया है। अब जो 2 चैप्टर बचे हुए हैं, ठीक है, उनको भी, यानी कि वर्क एनर्जी पावर और जो एक साउंड वाला चैप्टर है, ये दोनों चैप्टर आज हम ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो देखिए पिछली वीडियो में हमने क्या कर दिया, मोशन कर दिया है, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ कर दिया है, ठीक है, और ग्रेविटेशन भी कर दिया था। ओके, और इसके बाद हमने ये भी फ्लोटेशन भी कर दिया था, यानी थ्रस्ट प्रेशर, आर्किमिडीज का सिद्धांत, ये सब। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम ये करेंगे, वर्क एनर्जी पावर और साउंड। ठीक है, ये दोनों करेंगे। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये वाला खत्म हो जाएगा। 9th का जो फिजिक्स है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो 9th की बायो बची वो करवाऊंगा मैं। मुश्किल से 2 वीडियो में आपका वो पूरा खत्म कर दूंगा। ये एक दिन में ये 2 वीडियो आपको मिल जाएगी, यानी कि एक दिन में आपका जो 9th की बायो है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा चैप्टर है वर्क एनर्जी और पावर। ठीक है, इसमें पावर भी है। ओके, तो इसमें देखिए क्या क्या देखेंगे हम। ठीक है, वर्क के बारे में देखेंगे कि वर्क क्या होता है, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, जीरो वर्क। ठीक है, ये सब देखेंगे। ठीक है, फिर एनर्जी देखेंगे। ओके, एनर्जी देखेंगे, एनर्जी के रूप देखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये सब देखेंगे। फिर लास्ट में देखेंगे हम पावर। ओके, ये सब देखेंगे इस चैप्टर में। तो हम शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से। तो पहला टॉपिक है हमारा कार्य। ठीक है, कार्य यानी कि वर्क। तो देखते हैं कि वर्क क्या होता है। तो देखिए, कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सबसे पहले देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्ट आपसे, ऐसे आएगा क्वेश्चन में कि कार्य करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है, और नीचे दे देगा फोर्स और दे देगा डिस्प्लेसमेंट। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि W इक्वल टू तो FS होता है, कि फोर्स पे भी टिक मार के आ जाओगे, डिस्प्लेसमेंट पे। लेकिन जो कार्य करने के लिए सबसे आवश्यक क्या होता है, एनर्जी। तो आपको ये नोट करना है कि कार्य करने के लिए सबसे आवश्यक होता है एनर्जी। ओके, अब देखिए, अब इसे ढंग से समझ लेते हैं, कार्य क्या होता है। तो देखिए, जैसे मैंने बताया कि फोर्स लगाएंगे, और अगर बॉडी में मूवमेंट हो गया, यानी कि हमने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया, बल लगाया, बल हम पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये मेरे को बार बार बताना नहीं पड़ेगा कि बल लगाया हमने और बॉडी क्या हो गई, डिस्प्लेस हो गई, यानी कि पहली अपनी स्थान से उसने अपना स्थान चेंज कर लिया, A से 2 पे आ गई। ठीक है, तो जब हम किसी वस्तु पे बल लगाते हैं और उसमें विस्थापन होता है, तो हम बोलेंगे कि हमने कुछ काम किया है। तो ठीक है, तो फोर्स के लिए 2 चीज़ यही है कि एक तो उस पर बल लगे, पहली चीज़ होगी बल लगे, और दूसरी चीज़ ये होती है कि उसका डिस्प्लेसमेंट हो, यानी कि उसका विस्थापन हो, तब कहेंगे कि हम वर्क होता है। अगर वर्क के फॉर्मूले की बात करूँ तो वर्क का फॉर्मूला होता है W इक्वल टू FS। ठीक है, FS। अगर यहाँ से इसका फॉर्मूला यूनिट निकालूँ तो क्या बचेगा, फोर्स का होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर। ठीक है, तो न्यूटन मीटर हो गया। ओके, अब देखिए, इसका एक और मात्रक होता है जूल, SI मात्रक। SI मात्रक क्या होता है, इसका जूल होता है। और ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि। ठीक, अब देखिए, जो वर्क है, वर्क के फॉर्मूले से आपको क्या दिख रहा है कि जो वर्क है वो फोर्स पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो ज़्यादा वर्क होगा। ठीक है, और दूसरा कि ये डिस्प्लेसमेंट पे भी डिपेंड कर रहा है, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ज़्यादा वर्क होगा। ठीक है, अब देखिए कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। अगर ग्रेविटी के द्वारा वर्क होता है, यानी गुरुत्व के द्वारा वर्क होता है, तो उसे बोलते हैं mgh, W इक्वल टू mgh। ठीक है, ये हो गया mgh। और किसी एंगल पे हो वर्क, यानी किसी एंगल पे होता है वर्क, तब हो जाता है वो FS cos थीटा। ठीक है, W इक्वल टू FS cos थीटा, जब एंगल भी हो बीच में। ठीक है, अब देखते हैं कि टाइप ऑफ वर्क। ठीक है, तो वर्क के कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं। ठीक है, एक तो पॉजिटिव, फिर नेगेटिव और फिर जीरो वर्क। अब देखते हैं ये तीनों कब कब होता है। देखिए, पॉजिटिव वर्क कब होगा, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मैं बड़ा करके बताता हूँ, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हमने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया। ठीक है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा, और इसका डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हुआ, मतलब कि जिधर हम उसको धकेल, मान के चलिए हम इसे धकेलना चाह रहे थे इधर से, तो अगर हमने इधर से धकेला इसको और इस साइड ही ये मूव हुआ, यानी कि जिधर हम धकेलना चाहते थे उधर ही गया, तो इसको बोलेंगे हम पॉजिटिव वर्क। ठीक, इसको बोलेंगे पॉजिटिव वर्क। और इस केस में थीटा जीरो होगा। जीरो कैसे होगा, देखिए, इस डायरेक्शन में हमने लगाया बल और इसी डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, जीरो बन रहा है। जीरो बन रहा है ना, पैरेलल हो गए, नहीं पैरेलल हो गए, तो कितना बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। ठीक, 0 डिग्री। अब देखिए नेगेटिव वर्क क्या होता है। नेगेटिव वर्क होता है जब हम फोर्स तो लगाए हमने आगे की साइड और डिस्प्लेसमेंट हो गया उसका पीछे की साइड। ठीक है, यानी ये एक बॉडी थी, हम इसको आगे मूव करवाने चाह रहे थे और ये पीछे की साइड हो गई। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव वर्क। अब देखिए इसका एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि एक स्लाइड है, ये है, इस टाइप का एक कुछ सरफेस है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है,
आप यहाँ से फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, आप यहाँ से फोर्स लगा रहे हो, लेकिन ये भारी है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो ये क्या स्लाइड होके इधर नीचे की साइड आता रहेगा। यानी आप तो ऊपर की साइड लगा रहे हो फोर्स, लेकिन ये नीचे की साइड गिर रहा है, नीचे की साइड गिर रहा है। तो क्या कर रहे हो, आप ऊपर की साइड लगा रहे हो लेकिन डिस्प्लेस किधर हो रहा है, नीचे की साइड हो रहा है, ठीक। तो इसे क्या बोलेंगे, नेगेटिव वर्क। और इसमें देखिए एंगल कितना होता है, देखिए आपने इधर लगाया, डिस्प्लेस इधर हुआ, तो बीच में कितना बन गया, 180 का एंगल, ठीक है, 180 का बन गया ना। ऐसे में सीधी रेखा कितने को बनाती है, 180 का, 180 डिग्री, ठीक है। तो अब देखिए आगे देखते हैं, एक होता है जीरो वर्क। जीरो वर्क यानी कि ये फिर से हम एक बॉडी लेते हैं, ठीक है, हमने फोर्स लगाया आगे की साइड, ठीक है, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ये हुआ ऊपर की साइड। यानी कि जब जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना बने, 90 डिग्री, ये देखिए 90 डिग्री बनी है ना, तब कितना होगा वर्क, तब वर्क होगा जीरो, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए एफ एस कॉस थीटा 90 रखेंगे यहाँ पे, तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, तो ये पूरा हो गया जीरो, ठीक है। और ये नेगेटिव वर्क कैसे है, देखिए एफ एस कॉस थीटा की जगह रखा 180 डिग्री, ये 180 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 प्लस 90 ये लिख सकते हैं। और कॉस 90 प्लस थीटा क्या हो जाता है, माइनस साइन थीटा, यानी माइनस साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो इसलिए हो गया माइनस एफ एस हो गया ये, इसलिए माइनस में आ गया ये, ठीक है, ये माइनस में आ गया। तो ये हो गया, आप समझ गए। अब देखिए कुछ एग्जांपल देखते हैं, और अब आप देखिए और आप बताइएगा कि उसमें कैसा वर्क हो रहा है, जीरो हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है। देखिए पहले जैसे कि कूली सामान उठाकर चलता है, यानी उसने सामान उठाया और फिर चल रहा है। देखिए सामान ऊपर की साइड उठाया और चल रहा है, कितने डिग्री का एंगल बना, 90 डिग्री, और जब 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो वर्क कितना हुआ, जीरो, ठीक। अगला देते हैं, उपग्रह चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना। देखिए ऐसा होता है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर ये कक्षा है चंद्रमा की, इसमें चक्कर लगाता है ऐसे पृथ्वी, वो चंद्रमा इसमें चक्कर लगाती है। तो जब चंद्रमा की डायरेक्शन ये है, लेकिन जो इसका फोर्स लग रहा है वो सेंटर की तरफ लग रहा है पृथ्वी के। कौन सा फोर्स लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, अभी केंद्रीय बल लग रहा है ना, अंदर की साइड। अब देखिए एंगल कितना बन गया, ये ऐसे में हो रहा है ना, ऐसे में हो रहा है, ऐसे में, तो एंगल कितना बन रहा है यहाँ, 90। जब 90 एंगल बनेगा तो काम कितना हुआ, जीरो, तो इसलिए इसमें भी क्या होगा, जीरो वर्क होगा। फुटबॉल को लात मारे, अब फुटबॉल रुका हुआ था, उसको लात मारा हमने, तो जिधर हम लात मारेंगे उधर ही उड़ के जाएगा, यानी कि क्या हुआ, पॉजिटिव वर्क, ठीक। दरवाज़ा को खींचना, ठीक है, दरवाज़ा खींचा या फिर धकला हमने, तो बाहर की साइड खोलेंगे तो बाहर की साइड खुलेगा, अंदर की साइड खोलेंगे अंदर की साइड खुलेगा, मतलब जिधर हम खोलना चाह रहे हैं, जिधर हम फोर्स लगा के खोलना चाह रहे हैं उधर ही खुलेगा, तो ये भी क्या है, पॉजिटिव वर्क, ठीक। अगला है कि घर्षण द्वारा वस्तु का रुकना। देखिए घर्षण द्वारा वस्तु का रुकना समझते हैं, जैसे कि हमने एक फुटबॉल को लात मार दिया तो कुछ समय बाद वो रुक जाएगा। क्यों रुकेगा, देखिए ये चलता रहेगा फुटबॉल, और इधर लगता रहेगा इस पर घर्षण बल, यानी डायरेक्शन तो इधर है इसका, लेकिन फोर्स किधर लग रहा है, अपोजिट साइड, और अपोजिट साइड फोर्स लग रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, नेगेटिव काम हो रहा है, ठीक है। यानी फोर्स तो इधर लगा रहे हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट उल्टी साइड हो रहा है, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव, ओके। और मैंने ये बता दिया कि कार्य तभी होगा जब बल लगेगा, यानी देखिए कार्य किस पे कर रहा है, डिपेंड, F इक्वल टू एफ एस, इस पे कर रहा है, यानी कि कार्य तभी होगा जब उस पर बल लगेगा, और बल लगा और क्या होना चाहिए, उसके साथ साथ उस पर विस्थापन भी होना चाहिए, उसका डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए, यानी दो चीज़ होनी चाहिए, बल लगना चाहिए और विस्थापन होना चाहिए, ठीक। इसीलिए दीवार को धकेलने पर जीरो कार्य होता है, क्यों, क्योंकि जो उसका डिस्प्लेसमेंट होता है जीरो होता है, ठीक है। दीवार तो वहीं पे रहेगी ना, उसको कितना भी धकेलें, ठीक है, इतनी जान तो है नहीं कि धकेल के उधर कर दें साइड में, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हुआ, और डिस्प्लेसमेंट जीरो, यानी देखिए W इक्वल टू एफ एस होता है, इसमें कुछ भी जीरो हो जाए, चाहे F जीरो हो जाए या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए, ये पूरा जीरो हो जाएगा, यानी W क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं, और तो ठीक है, अब धनात्मक कार्य समझ गए कि धनात्मक कब होगा, जब हम जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन में मूवमेंट होगा। जैसे कि ये लड़की इस कार को अपनी साइड खींच रही है, तो इधर ही इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, मतलब जिधर हम फोर्स लगाएंगे उधर ही उसका डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, ठीक है। नेगेटिव आप समझ गए, यानी कि दोनों के बीच का एंगल कितना बनना चाहिए, 180, यानी जिधर हम फोर्स लगाएंगे उसके अपोजिट साइड उसका क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, ओके। और देखिए अब देखिए एक था जीरो वर्क मैंने आपको ये चांद वाला बताया था, चांद हो गया या सैटेलाइट उपग्रह हो गया। देखिए मैंने ये बताया था कि जैसे ये चक्कर मारता है तो इसकी गति तो इधर की साइड है, पर जो फोर्स लग रहा है वो इधर लग रहा है सेंटर की तरफ, तो बीच में एंगल कितना बना, 90 बना, इसलिए कितना जीरो काम हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं एनर्जी पे, ठीक है। एनर्जी देखते क्या होता है एनर्जी, ठीक है। एनर्जी होता है कार्य करने की क्षमता, ठीक है।
यानी कि स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ क्षमता, स्ट्रेंथ कितनी है हमारे पे, काम करने की स्ट्रेंथ कितनी है, उसी को बोलेंगे हम एनर्जी। और मैंने आपको अभी एक चीज़ बताया कि कार्य करने के लिए क्या चाहिए होता है, हमें एनर्जी चाहिए होता है। ओके, तो कार्य करने की क्षमता या फिर स्ट्रेंथ बोलेंगे, इसको बोलेंगे एनर्जी। ओके, ये हो गया। अब इसको अच्छे से समझ लेते हैं क्या है। तो देखिए मैंने ये बोला कि कार्य करने की क्षमता यानी स्ट्रेंथ को बोलते हैं एनर्जी। और ये क्या है, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें भी दिशा नहीं होती है, डायरेक्शन नहीं होता, सिर्फ इसमें मैग्नीट्यूड होता है। मात्रक की बात करें तो जो कार्य क्या होता है ना, जो वर्क का मात्रक होता है सेम वही होता है एनर्जी का भी मात्रक, जूल। ठीक है, तो देखिए डब्लू का कौन कौन सा मात्रक था, एक तो था न्यूटन मीटर, ठीक है, और एक था जूल। ठीक है, और देखिए एनर्जी का भी क्या है, एक जूल। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, निम्न में से किसका मात्रक कार्य के मात्रक के बराबर है, और नीचे 4 ऑप्शन होंगे, उसमें एक होगा एनर्जी, तो आप एनर्जी पे टिक मार सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एनर्जी के बहुत टाइप होते हैं, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। तो एनर्जी बहुत टाइप के होते हैं, देखिए गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, ठीक है, और इलेक्ट्रिक एनर्जी, साउंड एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, ठीक है, लाइट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, ये सब एनर्जी होती है। ठीक है, इनमें से हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में, एक तो पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे और एक काइनेटिक एनर्जी पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में बस यही दोनों है। ठीक है, बाकी का अध्ययन हम उच्च कक्षाओं में करेंगे। ठीक है, तो जान लेते हैं गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बारे में। ठीक है, देखिए उससे पहले हम जानते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे लेकिन मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा को। मैकेनिकल एनर्जी होता है, कुछ नहीं होता, मैकेनिकल एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यानी किसी वस्तु में जितनी भी काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी है, उसके सम को, बीच में जोड़ है, उसके सम को क्या बोलेंगे, मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा बोलेंगे। अब देखते हैं गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। किसी भी वस्तु में उसकी गति के कारण, ठीक है, उसकी गति के कारण जो उसमें ऊर्जा होगी उसी को बोलेंगे गतिज ऊर्जा। ठीक है, उसमें जो गति है, जैसे कि देखिए एक गतिशील क्रिकेट बॉल, अगर कोई बॉल गतिशील है तो उसकी गति के कारण जो उसमें एनर्जी है उसी को बोलेंगे उसकी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, बहता हुआ पानी में काइनेटिक एनर्जी होती है, एक चलती हुई गोली में होता है, बहती हुई हवा, मतलब जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगी वहाँ पे क्या होना चाहिए, मोशन होना चाहिए, मोशन होना चाहिए, गति होना चाहिए। ठीक है, तभी होगा उसमें काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और जो रुकी हुई होगी उसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा। ठीक है, एक गतिशील कार में होगा, एक दौड़ता हुआ खिलाड़ी उसमें भी होगा, लुढ़कता हुआ पत्थर, उड़ता हुआ हवाई जहाज, सब ये क्या है, गति है, सब में गति हो रही है किसी न किसी प्रकार की। तो इन सब में क्या है, गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी है। ठीक, अब देखिए गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है। गतिज ऊर्जा का सूत्र मैं डायरेक्ट लिखवा देता हूँ ये, क्योंकि देखिए ये तो आएगा नहीं ना कि ये डिराइव करके बताओ, हमें तो अपने एमसीक्यू से मतलब है। ठीक है, तो आपको बस समझना है कि क्या है। ई के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है, एम वी स्क्वायर होता है, जहाँ पे देखिए एम क्या है, मास है, एम क्या है, मास है ऑब्जेक्ट का, और वी क्या है, उसकी वेलोसिटी है, वी क्या है, उसकी वेलोसिटी। ठीक है, तो ई के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर हो गया गतिज ऊर्जा का मान। ओके, आगे चलते हैं। देखिए एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि 15 केजी द्रव्यमान यानी मास इतना है और वेलोसिटी इतना है, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। डायरेक्ट रख दीजिए फॉर्मूले, हाफ मास कितना है 15 और एम वी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, इसे काटेंगे कितने बार गया 8, और 15 अट्ठे 120, 120 कितना जूल, मात्रक का भी ध्यान रखना है आपको। ठीक, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी, समझ गए आप। अब देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी यानी उसके पोटेंशियल के कारण, ठीक है, यानी कि उसकी स्थिति के कारण, उसकी स्थिति कैसी है। जैसे हमने एक स्प्रिंग को दबा के रखा हुआ है, एक स्प्रिंग को दबा के रखा हुआ है, तो इसकी स्थिति है वो एक इसकी स्थिति बता रही है। अब और उस स्थिति के कारण उसके अंदर एक एनर्जी आ गई है। ठीक है, वो एनर्जी कब दिखेगी, जब तक वो दबा के रखेंगे तब तक तो नहीं दिखेगी, जैसे हम छोड़ेंगे वो चेंज हो जाएगी एनर्जी, किस में, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जितनी भी चीज़ें हैं उसके अंदर क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें होती है सबके अंदर स्थितिज ऊर्जा है ना, क्योंकि सब विराम अवस्था में, सब किसी न किसी स्टेज में तो है ही, किसी न किसी स्टेट में है, यानी कि सब में क्या है एक, यानी कि इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं ब्रह्मांड में, सब में क्या है, पोटेंशियल एनर्जी होता है। ओके, जैसे कि ये देखिए इस तीर को खींच के रखा हुआ है, तो इसमें देखिए खींच के रखा हुआ है, जब तक खींच के रखा हुआ है तो इसमें है पोटेंशियल एनर्जी, जैसे इसको छोड़ देंगे तो ये पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में। ओके, स्प्रिंग हो गया, स्प्रिंग का एग्जांपल दे दिया मैंने आपको।
ठीक है। ऐसे खिलौना होता है, बचपन में गाड़ी आती थी उसमें चाबी वाला, चाबी करते थे फिर छोड़ देते थे, चलने लग जाता था। ठीक है, तो जब चाबी करते थे, चाबी भरते थे उसमें, तो क्या होता था उसमें, उसको हम दे देते थे पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और फिर जैसे उसको ज़मीन पर रखते थे, चाबी निकाल देते थे तो चलने लग जाती थी, यानी वो पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो जाती थी, काइनेटिक एनर्जी में। ठीक, तो यहाँ से आपको बस एक बात का ध्यान रखें, पोटेंशियल एनर्जी प्रत्येक वस्तु में होता है। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले की बात करें तो देखिए, पोटेंशियल एनर्जी एम पे डिपेंड करता है, ये है एम पे डिपेंड करता है, यानी कि मास पे डिपेंड करता है और हाइट पे डिपेंड करता है। ठीक है, और एक और हो गया उसका जी पे डिपेंड करता है, एक क्या हो गया, जी पे डिपेंड करता है। तो देखिए, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, एम जी एच, ये होता है पोटेंशियल एनर्जी, जहाँ एम क्या हो गया मास, जी क्या हो गया ग्रेविटी एक्सेलरेशन, और एच क्या हो गया हाइट हो गया। ठीक है, ये हो गया, ये होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। देखिए, ये भी एक एनर्जी है, तो इसका जो मात्रक होगा यानी यूनिट होगा जूल ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये तो है तो एक एनर्जी है ना, चाहे काइनेटिक हो गया, पोटेंशियल, सब है एनर्जी के टाइप, तो एनर्जी का मात्रक क्या होता है, जूल, तो जूल हो गया। ओके, और ये बताया मैंने, सभी ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी होती है ड्यू टू पोजिशन, उनके पोजिशन के कारण उनमें एनर्जी होती है। और गतिज ऊर्जा मैंने आपको बता दिया। अभी अब आगे देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारे आपको न्यूमेरिकल्स देखने के लिए मिलेंगे, तो ये आपने अगर अच्छे से समझ लिया तो न्यूमेरिकल आप आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है। जहाँ पे भी आपको कंजर्वेशन दिख गया ना, बस यही, ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे भी यही बोलेंगे कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो करेंगे क्या इसका, ये कन्वर्ट हो सकता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। देखिए, जैसे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में चेंज हो गया, केमिकल एनर्जी मैकेनिकल में चेंज हो जाएगा। ऐसी एनर्जी चेंज होगा लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं होगा, मतलब कि जो शुरू में जितना एनर्जी है उतना ही लास्ट में भी होगा। ओके, तो अब देखते हैं कि इसको मैथमेटिकली कैसे प्रूफ करेंगे। देखिए, इसके लिए क्या किया हमने, एक वस्तु को जिसका द्रव्यमान m है, जिसका मास m है, उसको h हाइट से गिराते हैं। ठीक है, h हाइट से गिराते हैं तो ऐसे गिरेगा वो। ठीक है, ऐसे गिरेगा नीचे तक। ठीक, ओके, तब इसके जितने भी पॉइंट्स हैं ना, वहाँ पे हम देखेंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी यानी कि टोटल एनर्जी, वो कांस्टेंट आना चाहिए। यही बोलेगा हमारा एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ, यानी कि जो जितना यहाँ था उतना ही यहाँ भी होना चाहिए, उतना ही यहाँ, उतना ही, यानी लॉस भी नहीं होना चाहिए और ना ही गेन होना चाहिए। ठीक है, तो यही प्रूफ करेंगे अभी। तो सबसे पहले देख लेते हैं सबसे ऊपर यानी कि ए पॉइंट पे। अब देखिए, इसकी हाइट मैंने मान ली h है। ठीक है, ज़मीन से लेके ऊपर तक की हाइट h है। तो यहाँ पे अगर हम काइनेटिक एनर्जी निकालें, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा, ये जो v है, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी नहीं, ये है वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी नहीं है। ठीक, तो इसे वेलोसिटी, तो देखेंगे जब, और मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि जब भी हम ऊपर से नीचे को किसी को गिराते हैं तो क्या लेते हैं, वेलोसिटी u0 लेते हैं। ठीक है, ये बोला था मैंने आपको, तो जीरो हो गया यहाँ पे u। ओके, यानी वेलोसिटी शुरू में क्या होगी उसकी जीरो। अरे जब ऊपर से नीचे गिराएंगे तो शुरू में तो वो स्थिर ही होगा ना, उस पर कोई वेलोसिटी नहीं होगा, तो यानी कि उस टाइम उस पर कोई वेलोसिटी नहीं है। अब u और v मत देखो, उसमें बस इतना इमेजिन करो कि जब आपने ऊपर एक पत्थर हाथ में पकड़ रखा, तो जब आप छोड़ोगे उससे पहले तो वो स्टेबल है ना, स्थिर है ना, उसमें कोई वेलोसिटी नहीं है। ठीक, तो हाफ एम वी स्क्वायर, अब v की जगह जीरो रखेंगे तो पूरा जीरो हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना जाएगा, जीरो। अब पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं, पीई क्या होता है, एम जी एच, तो एम जी एच ही होगा। क्यों, देखिए मास है, उस पर ग्रेविटी है और हाइट है, यानी इतने हाइट पे एच पे है, तो ये हो गया पोटेंशियल। अब दोनों को जोड़ देते हैं, यानी टोटल एनर्जी देखते हैं पॉइंट ए पे, पॉइंट ए पे टोटल एनर्जी कितना हो गया, एम जी एच प्लस जीरो, तो क्या गया एम जी एच। अब एम जी एच ही होना चाहिए हर पॉइंट पे। ठीक है, अगर शुरू में एम जी एच है तो हर पॉइंट पे एम जी एच होना चाहिए टोटल एनर्जी, तो वही देखते हैं। अब देखिए, अगर हम इसे ग्राउंड पे पहुंचा दिया हमने, ठीक है, अभी ग्राउंड पे पहुंचा दिया, सेकंड केस है जैसे हमने ग्राउंड पे पहुंचा दिया, तो जैसे हमने ग्राउंड पे पहुंचाया, तो जब ग्राउंड पे पहुंचने वाला होगा तब तो इसमें आ गया होगा ना कुछ वेलोसिटी, जब आपने ऊपर से नीचे छोड़ा तब तो उसमें कुछ वेलोसिटी आ गई होगी। ठीक है, वेलोसिटी आ गई होगी, तो देखिए कौन सी वेलोसिटी आई होगी, u तो जीरो ही होगा उस टाइम, v वेलोसिटी आ गई होगी उसमें, v वेलोसिटी आ गई। अब v कैसे निकालेंगे, v देखिए v इजल टू u प्लस, देख v स्क्वायर इजल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, 2as। तो ठीक है, u तो जीरो हो गया, ऊपर से नीचे गिराते टाइम u जीरो होता है, तो u जीरो हो गया, यानी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, और जो फाइनल वेलोसिटी होगी उसकी यही वेलोसिटी उसके पास होगी जो काइनेटिक एनर्जी लगेगा उसमें। ठीक, प्लस 2as, a की जगह रख सकते हैं g और s की जगह क्या रख सकते हैं h। ठीक है,
एच ही तो होगा, इतना ही तो ट्रैवल करेगा ना वो एच, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, वी स्क्वायर की वैल्यू हो गई 2GH, 2GH हो गई। अब इसको रख देते हैं काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक यानी हाफ mv स्क्वायर, वी स्क्वायर की वैल्यू है 2GH, तो 2GH रख देते हैं, 2GH, 2 से 2 कट गया तो क्या आ गया mgh, यानी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो गया mgh, समझ गए। अब यहाँ पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh। अब बताइए एच क्या होगा यहाँ पे, ये यहाँ से यहाँ आ गया नीचे ज़मीन पे, ठीक है। यहाँ ज़मीन पे क्या होगा एच, इसका 0 होगा ना, ज़मीन पे एच कितना होगा 0, हाइट तो होगी ना इसमें। और पिछले हमने यहाँ पे क्यों लिया था, मतलब 2GH यहाँ क्यों लिया था, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट लिया था हमने कि डिस्प्लेस कितना हुआ। यहाँ पे जो एस है वो डिस्प्लेस है और यहाँ पे जो एच है वो हाइट है, इसलिए ये हाइट ये 0 हो गया, तब ये 0 करेंगे तो ये पूरा 0 हो गया। अब टोटल एनर्जी निकालते हैं, टोटल एनर्जी यानी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर भी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी कितना था 0, काइनेटिक एनर्जी कितना था mgh, तो यहाँ पे भी क्या आया mgh, ठीक है। तो ये ऐसे ही अगर हम सी पॉइंट पे भी निकालेंगे, यहाँ पे भी निकालेंगे सी पॉइंट पे, तब टोटल एनर्जी कितनी आएगी mgh ही आएगी, mgh ही आएगी। यानी कि अगर हम किसी भी पॉइंट पे निकालें, एक वस्तु को गिराएं और ज़मीन पे गिराएं, किसी भी पॉइंट पे निकालें, तो जो टोटल एनर्जी है यानी कि मैकेनिकल एनर्जी है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, उसका मान कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट यानी mgh है तो mgh है, 5 है तो 5 ही होगा हर पॉइंट पे, ठीक है। तो ये समझ गए आप। देखिए अब एक न्यूमेरिकल करते हैं, आप अच्छे समझ जाओगे। न्यूमेरिकल देखिए कि एक ऑब्जेक्ट जिसका जो मास है 40 kg है को 5 मीटर तक उठाया, 5 मीटर तक उठाया, व्हाट इज़ इट पोटेंशियल एनर्जी, इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी अगर यह आधे रास्ते से गिराया गया, तब इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। ओके, तो इस कंडीशन में इसकी पोटेंशियल बतानी है, और अगर आधे रास्ते से गिरा दें इसको तब इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। देखिए कैसे करेंगे इसको, सेम यही वाला लगेगा उसमें। देखिए एक ऑब्जेक्ट था, ज़मीन से उठाते हैं उसको, ज़मीन से उठा के ऊपर ले गए हम कितना 5 मीटर पे, 5 मीटर पे ले गए। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं, यानी कि mgh, m कितना है इसका 40, g कितना है 10, 9.8 नहीं दे रखा हो तो 10 ले लीजिए, और h कितना है 5, तो कितना हो गया 5 चौक 20, यानी कि 2000 जूल, 2000 जूल आ गया, ठीक है। यहाँ पे 2000 जूल क्या पोटेंशियल एनर्जी। अब हम काइनेटिक एनर्जी भी निकालते हैं यहीं पे, काइनेटिक एनर्जी देखिए, काइनेटिक एनर्जी भी निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए हाफ mv स्क्वायर, mv स्क्वायर होता है हाफ mv स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी बताइए, वेलोसिटी यहाँ पे 0 होगी ना इसकी, mv स्क्वायर। जब नीचे से ऊपर की ओर ले जा रहे हैं तो क्या होगा v 0 हो गया, तो वेलोसिटी 0 हो गया, यानी कि ये के की वैल्यू क्या होगी 0। तो टोटल एनर्जी क्या हो गया यहाँ पे 2000 प्लस 0 यानी कि 2000, ये हो गया टोटल एनर्जी एट द पॉइंट ऑफ यहाँ ऊपर उठाया जब हमने, ठीक। अब आधे रास्ते से गिरा दिया, यानी कि यहाँ आधे पे ले, ये 5 था तो 5 का आधा कितना हुआ 2.5, यहाँ से नीचे गिरा दिया फिर से इसको, ठीक है। अब नीचे गिरा दिया इसको, तब यहाँ पे बोल रहे कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे टोटल एनर्जी निकाल लें और उसमें से पोटेंशियल एनर्जी को माइनस कर दें तो काइनेटिक एनर्जी पता चल जाएगा हमें। तो यहाँ पे देखते हैं टोटल एनर्जी कितना होगा, ठीक। तो देखिए टोटल एनर्जी यहाँ पे भी उतना ही होगा ना, जितना इस पॉइंट पे हो, जितना इस पॉइंट पे हो, जितना किसी भी पॉइंट पे। अभी हमने यही तो किया कि टोटल एनर्जी हर पॉइंट पे बराबर होगा, तो यहाँ इस पॉइंट पे भी टोटल एनर्जी कितना होगा 2000। तो हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं, ताकि पोटेंशियल में से माइनस कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, ठीक। तो देखिए इस पॉइंट पर निकालना है हमें, ये आधे पे 2.5 पे, ठीक, पोटेंशियल एनर्जी। देखिए mgh लगा रहा हूँ फिर से, m कितना हो गया 40, g कितना हो गया 10 और h कितना हो गया 2.5, समझिए आधा है ना यहाँ पे 2.5 हो गया हाइट। इसको करेंगे तो 25 और 100 यानी कि 1000 जूल आ गया, 1000 जूल आ गया पोटेंशियल एनर्जी। और टोटल एनर्जी हमें पता है यहाँ पे कितना है, जो जहाँ मतलब जितना यहाँ होगा उतना ही होगा, उतना ही यही होगा, हर पॉइंट पे इतना ही होगा, ठीक है। ये अभी हमने प्रूव किया था। तो यहाँ पे 2000 टोटल एनर्जी हो गया, इसमें से अगर हम पोटेंशियल एनर्जी 1000 माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। तो यही हो गया हमारा आंसर 1000 जूल, ठीक। आगे चलते हैं, तो ये हो गया आपका ख़त्म एनर्जी, ठीक है। अब देखते हैं आगे है पावर, ठीक है। पावर यानी कि शक्ति। शक्ति क्या होता है देखिए, जैसे अभी हमने देखा कि जो कार्य करने की स्ट्रेंथ यानी कि क्षमता होती है एनर्जी, तो ऐसे कार्य करने की दर मतलब रेट, किस रेट से हम काम कर रहे हैं, ठीक है, उसको बोलेंगे हम पावर। यानी कि रेट मतलब P = W/T, P = W/T, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की दर, ठीक है। T है ना नीचे तो दर। अब देखिए यहाँ से अगर हम इसका वो बनाए यूनिट बनाए, फॉर्मूला यूनिट, W का क्या होता है जूल,
और टाइम क्या होता है सेकंड, तो जूल पर सेकंड आ गया इसका एक यूनिट। दूसरा यूनिट क्या होता है एसआई यूनिट होता है इसका वाट होता है इसका एसआई यूनिट हो गया वाट। ओके, और यूनिट क्या होता है, जैसे किलोवाट हो गया, मेगावाट हो गया। देखिए किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, ठीक है, तो गीगावाट में 10⁹, मेगावाट में 10⁶, ठीक है। और ये इधर गलत दिखा हुआ है, इसकी व्यावसायिक यूनिट, अच्छा पावर की व्यावसायिक यूनिट क्या होती है, यानी कि इंडस्ट्रियल यूनिट क्या होती है पावर की, तो होती है हॉर्स पावर की इंडस्ट्रियल यूनिट हॉर्स पावर। और एक हॉर्स पावर बराबर कितना, 746 वाट। यानी कि जो हॉर्स पावर है वो ज़्यादा होता है इससे, वाट से, ठीक है, आप समझ गए। अब आगे देखते हैं बिजली बिल निकालने वाला फॉर्मूला। देखिए, कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम बाय द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, ठीक है, जो घर में इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होता है उनके द्वारा जो एनर्जी कंज्यूम की जाती है उसके लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है कि एन मतलब जितने डिवाइस है, पी मतलब उनकी पावर कितनी है, और टाइम मतलब कितने देर तक के लिए, कितने देर या कितने दिन के लिए जलाए जा रहे हैं, यूज़ किए जाते हैं, डिवाइडेड बाय 1000 इसलिए लगाते हैं ताकि किलोवाट में हमारा आंसर आए, ठीक है। अगर 1000 नहीं लगाएंगे तो हमारा वाट में आएगा आंसर, ठीक। तो जैसे एक करते हैं क्वेश्चन, फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट कंज्यूम इन 10 आवर्स बाय 4 डिवाइसेस एट द पावर ऑफ 500 वाट, यानी कि 500 वाट के कितने हैं, ये 4 डिवाइसेस हैं और ये 10 घंटे के लिए जलाए जाते हैं। तो आपको बताना है कि कितना कंज्यूम होगा एनर्जी। तो देखिए 4 डिवाइस एन लिख दिया और कितनी पावर उनकी 500, ठीक है, और कितने देर के लिए जलाए 10। इसको बस फॉर्मूला में रखना है, काट कूट के आ जाएगा आंसर। अब यहीं पे बोलता है, ये तो हो गया 1 किलोवाट, मतलब किलोवाट आ गया, और इस किलोवाट मतलब 1 किलोवाट ही बराबर होता है 1 यूनिट के। इसने तो किलोवाट में पूछा था इसलिए हमने किलोवाट लगाया। अगर ये यूनिट पूछता तो यहाँ पे हम यूनिट लिखते हैं, यूनिट भी एक मात्रक होता है, ठीक है। और फिर ये बोलता है कि 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो 3 रुपये है। जैसे इसी क्वेश्चन में बोलता है कि 1 यूनिट की वैल्यू है 3 रुपये, तो बताइए बिजली बिल कितना आया। तो हमने पता चल गया 20 यूनिट ख़त्म किया हमने, 20 यूनिट और 1 की है 3, तो 20 दिया 60, यानी कि 60 रुपये का हमारा बिल आएगा। तो गाइज ये चैप्टर यहीं पे खत्म हुआ, बहुत छोटा चैप्टर था, ठीक है। चैप्टर में कुछ नहीं था, वर्क, एनर्जी और पावर के बारे में था, उनके बारे में इंट्रोडक्शन था, उनका फॉर्मूला था, उनकी यूनिट क्या होती है, यही है, ठीक है। इस पर न्यूमेरिकल बनेंगे, ठीक है, थ्योरी तो आएगी नहीं कुछ ज़्यादा। तो देख लेते हैं अपने एमसीक्यू देख लेते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक। एमसीक्यू देखते हैं, अपना पहला एमसीक्यू है कि यदि रमेश रोहन से कम समय में समान काम करता है तो, देखिए अगर कम समय ले रहा है वो और काम उतना ही कर रहा है, इसका मतलब क्या, उसकी क्षमता यानी उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है ना, तो रमेश की जो सामर्थ्य अधिक है, पहला वाला सही हो गया, ठीक है। इसकी इस सामर्थ्य मतलब स्ट्रेंथ ज़्यादा है उसकी, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक उड़ती हुई पतंग में कौन सी एनर्जी होती है, तो कौन सी होती है उसमें, काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक यानी कि गतिज ऊर्जा होती है, ठीक। थर्ड क्वेश्चन है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता। अब देखिए कार्य किस पे कर रहा था, F इज इक्वल टू FS cos थीटा। एक तो फोर्स पे कर रहा था, एक डिस्प्लेसमेंट पे, और एक उन दोनों के बीच के एंगल का। तो फोर्स पे विस्थापन पे कर रहा है, ठीक है। बल और विस्थापन के बीच का कोण एंगल, उनके एंगल पे भी कर रहा है और बल पे भी कर रहा है, ठीक है। उनके इनिशियल वेलोसिटी पे नहीं कर रहा, तो आंसर क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु पर F बल लगाने पर V वेग उत्पन्न होता है तो इसकी सामर्थ्य यानी कि पावर क्या होगा। तो देखिए हमें पता है W इक्वल टू क्या होता है, FS होता है ना, FS, ठीक है, FS होता है, ओके। अब यहाँ पे देखिए अगर दोनों साइड में T से डिवाइड कर देता हूँ, यानी यहाँ भी T से डिवाइड कर दिया, यहाँ से भी T से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब देखिए W/T क्या होता है, पावर होता है, P हो गया ये, ठीक है, यानी कार्य करने की दर क्या होती है, पावर। और ये देखिए F तो ऐसे रहने दीजिए, S/T आपको क्या लग रहा है, S क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है, वेलोसिटी V, है ना, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वेलोसिटी। तो इसका आंसर क्या होगा, P इक्वल टू FV। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, P इक्वल टू FV हो गया ये, ओके। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपको स्वयं से करना है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, दोनों का वो दे रखा है, मास दे रखा है, और आपको V निकालना है दोनों का, ठीक है। तो ये निकाल सकते हो आप आराम से, रेशियो से कट जाएगा, वो हाफ एम बी कट जाएगा, ठीक है, ईजी यही हो जाएगा, ठीक है। तो गाइज़ ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।